क्लास आज हम लोग इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ इंटरनेशनल फ्लो ऑफ फंड्स। इस बुक का हर एक चैप्टर अपनी जगह पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये टर्मिनोलॉजी जो इसमें यूज़ हुई है कि जब आप मार्केट में जाएंगे तो आपके लिए बहुत कॉमन होगी, नॉर्मली टर्मिनोलॉजी मार्केट में यूज़ की जाती है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल फ्लो ऑफ फंड्स, हमने बात की थी कि एमएनसीज ऐसे कॉरपोरेशंस होती हैं जिनके ऑपरेशंस मल्टीपल कंट्रीज़ में होते हैं, जो एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में ऑपरेट करती हैं। जब वो एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में अपनी सब्सिडरीज बनाती हैं, ट्रांजैक्शंस करती हैं, तो उनके फंड्स भी डिफरेंट जगह पे फ्लो कर रहे होते हैं। कैश इनफ्लो भी होता है, कैश आउटफ्लो भी होता है, तो फंड्स एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली मूव करते हैं। तो जब कंट्रीज़ के दरमियान आपस में एक दूसरे के साथ ट्रांजेक्शन्स हो रहे होते हैं, उन ट्रांजेक्शन्स की समरी के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट इंटरनेशनल फ्लो फंड्स के लिए एक मेजर है जो ये बताती है कि कैश इनफ्लो कितना हुआ है, कैश आउटफ्लो कितना हुआ है। तो यहाँ पे मैंने इन चीज़ों को कुछ हाईलाइट किया हुआ है। द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ मेजर ऑफ इंटरनेशनल मनी फ्लोज एंड इज डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम इंटरनेशनल फ्लो ऑफ मनी को पढ़ेंगे कि एमएनसीज जब आपस में एक दूसरे के साथ ट्रांजेक्शन्स करती हैं, या एक कंट्री डिफरेंट कंट्रीज के साथ ट्रांजेक्शन करता है, तो जब फंड्स फ्रीली मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके लिए जो हम टर्म यूज़ करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो इस चीज़ को हम यहाँ पे डिटेल में स्टडी करने चाहते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के दरमियान जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनकी समरी। जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट का वर्ड यूज़ करते हैं, तो ये एक ही कंट्री के अंदर ट्रांजेक्शन्स की समरी को नहीं कहते। रेजिडेंट कंट्री की फॉरेन कंट्रीज़ के साथ जितने भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, उन ट्रांजेक्शन्स की समरी को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा फॉरेन रेजिडेंट्स के साथ, फॉरेन कंट्रीज के साथ ट्रांजैक्शन को रिप्रेजेंट करती है। अगर इसकी डेफिनेशन को हम सिंपल तरीके से पढ़ें तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? समरी ऑफ ट्रांजैक्शंस बिटवीन अ रेजिडेंट कंट्री एंड फॉरेन कंट्रीज इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। रेजिडेंट कंट्री में, डोमेस्टिक कंट्री में और फॉरेन कंट्रीज के जो आपस में एक दूसरे के साथ ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, उन ट्रांजेक्शन्स की समरी को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट का नाम देते हैं। यहाँ पे उसने ज़रा थोड़ा सा इसको डिटेल में लिखा हुआ है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक कंट्री के रेजिडेंट्स दूसरे कंट्री के रेजिडेंट्स के साथ जो ट्रांजैक्शंस करते हैं, उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट का नाम देते हैं। हम इतनी डिटेल में भी नहीं जाते, हम इसकी ब्रीफ और कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ये करते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज आपस में जो ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, उन तमाम ट्रांजेक्शन्स की समरी को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट का नाम देते हैं। समरी ऑफ ट्रांजेक्शन्स बिटवीन रेजिडेंट कंट्री एंड डोमेस्टिक कंट्री इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक इसमें करंट अकाउंट है और सेकंड इसमें कैपिटल अकाउंट है। अब हर एक कंपोनेंट के फर्दर 3 सब कंपोनेंट्स हैं, इसके 3 सब पार्ट्स हैं, उनको हम वन बाय वन देखते हैं। पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि बुक पे इसकी क्या डेफिनेशन दी हुई है। द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स is a summary of transactions between domestic and foreign residents for a specific country over a specified period of time is called balance of payment। ये balance of payment एक मुल्क के रेजिडेंट्स दूसरे मुल्कों के रेजिडेंट से जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं एक ख़ास टाइम पीरियड के लिए, एक ख़ास कंट्री के लिए, तो उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट का नाम देते हैं। हमने इसमें से ख़ास टाइम पीरियड को भी निकाल दिया, ख़ास मुल्क को भी निकाल दिया। हमने ब्रीफ एंड कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन दे दी कि मुख्तलिफ ममालिक, मुख्तलिफ कंट्रीज़ आपस में एक दूसरे के साथ जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं, उनको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट का नाम देते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट के 2 पार्ट्स हैं। नंबर 1 है करंट अकाउंट, नंबर 2 है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट के फर्दर 3 सब पार्ट्स हैं, इसी तरह कैपिटल अकाउंट के फर्दर सब 3 पार्ट्स हैं। करंट अकाउंट ये भी समरी ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं, कैपिटल अकाउंट भी समरी ऑफ ट्रांजेक्शन्स है। क्यों समरी ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं? क्योंकि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के ही 2 हिस्से हैं। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट समरी ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं, तो ऑब्वियसली करंट अकाउंट जो है वो भी समरी ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं, कैपिटल अकाउंट भी समरी ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होता है, किन किन ट्रांजेक्शन्स की समरी करंट अकाउंट है और किन किन ट्रांजेक्शन्स की समरी कैपिटल अकाउंट है। करंट अकाउंट में गुड्स एंड सर्विसेज जो एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई की जाती हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, वो करंट अकाउंट में आते हैं।
गुड्स एंड सर्विसेज की जो कंट्रीज में ट्रेड होती है, जो कंट्रीज आपस में गुड्स एंड सर्विसेज को लेके ट्रांजेक्शन्स करते हैं, वो हमारा करंट अकाउंट है, नंबर 1 पार्ट। नंबर 2 पार्ट, इन्वेस्टमेंट की जाती है। एक मुल्क दूसरे मुल्कों में इन्वेस्टमेंट करता है, किसी कंपनी के शेयर्स ऑन किए जाते हैं, किसी कंपनी के डिबेंचर्स ऑन किए जाते हैं, उसके ऊपर इनकम रिसीव होती है। उस इनकम को हम फैक्टर इनकम का नाम देते हैं, तो फैक्टर इनकम भी करंट अकाउंट में आती है। फिर इसका फर्दर थर्ड कंपोनेंट आता है। थर्ड कंपोनेंट कौन सा है? एक मुल्क दूसरे मुल्क को एड देता है, ग्रांट देता है, गिफ्ट्स वगैरह देता है, तो वो भी करंट अकाउंट का पार्ट है। ये 3 टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन जो गुड्स एंड सर्विसेज से रेलिवेंट है, जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के ऊपर इनकम से रेलिवेंट है, जो गिफ्ट्स एड्स ग्रांट वगैरह से रेलिवेंट है, वो करंट अकाउंट में आते हैं। पहले हम एक पार्ट इसका पढ़ लेते हैं, करंट अकाउंट। उसके बाद हम फर्दर कैपिटल अकाउंट को पढ़ते हैं। पहले हम इसका एक कंपोनेंट क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे करंट अकाउंट की डेफिनेशन दी हुई है, कैपिटल अकाउंट की। पहले हम इसको अपने वर्ड्स में समराइज कर लेते हैं, फिर बुकिश डेफिनेशन की तरफ हम बाद में आते हैं। अभी हमने बात की करंट अकाउंट में हम गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रांजेक्शन्स को डील करते हैं, हम फैक्टर इनकम को डील करते हैं, और हम ट्रांसफर पेमेंट्स को डील करते हैं। तो पहले इसके कंपोनेंट्स देख के वापस हम इसी जगह पे आते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसको फ्लो शीट डायग्राम की सूरत में लिखा है कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है। उसके 2 पार्ट्स हैं, नंबर 1 करंट अकाउंट, नंबर 2 कैपिटल अकाउंट। अब हम बात करें करंट अकाउंट की। करंट अकाउंट में जो मर्चेंडाइज है और सर्विसेज है, इनसे रेलिवेंट जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जिनसे रेलिवेंट पेमेंट्स होती हैं, वो करंट अकाउंट में आती हैं, जिसको लिखा हुआ है पेमेंट फॉर मर्चेंडाइज एंड सर्विसेज। नंबर 2 लिखा हुआ है फैक्टर इनकम। जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के ऊपर इनकम होती है, उसको हम फैक्टर इनकम का नाम देते हैं। अगर एक कंपनी ने, एक मुल्क ने किसी दूसरी मुल्क में मौजूद दूसरी कंपनीज के शेयर्स ओन किए हुए हैं, तो शेयर्स के ऊपर डिविडेंड रिसीव होता है, उस डिविडेंड को फैक्टर इनकम का नाम दिया। किसी कंपनी के डिबेंचर्स ओन किए हुए हैं, उन डिबेंचर्स के ऊपर कंटिन्यूस बेसिस पे इंटरेस्ट मिल रहा है, हर 6 महीने के बाद इंटरेस्ट मिल रहा है, हर साल के बाद इंटरेस्ट मिल रहा है, तो जो इंटरेस्ट इनकम है वो भी फैक्टर इनकम है। फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के ऊपर जो इनकम रिसीव की जाती है, उस इनकम को हम फैक्टर इनकम का नाम देते हैं। इससे पहले आप उसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज़ करते रहे हैं कि शेयर्स के ऊपर डिविडेंड मिलता है, डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, फलां सर्टिफिकेट ऑन किया हुआ है उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इनके जो पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी यूज़ की होती है, जो इनकम्स हैं, उनको हम इकट्ठा कर लें तो वो फैक्टर इनकम होती है। फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़, चाहे वो स्टॉक्स हैं, चाहे वो बॉन्ड्स हैं, चाहे वो सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स हैं, जो भी इनके ऊपर आप इनकम रिसीव करते हैं, वो फैक्टर इनकम। और ट्रांसफ़र पेमेंट्स, जो गिफ्ट्स एड्स वगैरह और एक दूसरे को मिलती हैं, फाइनेंशियल एड हो गई, ग्रांट हो गई है, गिफ्ट वगैरह मिलते हैं, उसको हम ट्रांसफ़र पेमेंट्स का नाम देते हैं। अब हम इन तीनों चीज़ों को वन बाय वन बुक से देखते हैं, फिर हम कैपिटल अकाउंट की तरफ वापस आएँ। The current account represents a summary of the flow of funds between one specified country and all other countries due to purchase of goods and services. ये नंबर 1 कंपोनेंट है। और द प्रोविजन ऑफ इनकम ऑन फाइनेंशियल एसेट्स, तो जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज ऑन की होती हैं, जो फाइनेंशियल एसेट्स ऑन किए हुए हैं, उसके ऊपर जो इनकम होती है, उससे रेलिवेंट ये करंट अकाउंट है। Current account, the main components of the current account are payments for merchandise and services, number 2 factor income, और number 3 transfers। ट्रांसफर्स को ट्रांसफर पेमेंट्स भी हम कहते हैं। नंबर 1 है पेमेंट्स फॉर मर्चेंडाइज एंड सर्विसेज। जो कंट्रीज आपस में गुड्स की ट्रेड करते हैं, सर्विसेज की ट्रेड करते हैं, एक दूसरे के साथ ट्रांजेक्शन्स में इन्वॉल्व होते हैं, जो पर्टिकुलरली गुड्स एंड सर्विसेज से रेलिवेंट हैं, तो उसको हम नाम देते हैं कि ये वाली चीज़ पेमेंट फॉर मर्चेंडाइज एंड सर्विसेज, ये करंट अकाउंट का पार्ट है। कुछ कंट्रीज जो हैं वो टूरिज्म में बहुत ज़्यादा फेमस हैं, लोग वहाँ की टूरिज्म फैसिलिटीज़ को एंजॉय करते हैं, टूरिज्म सर्विसेज लेते हैं, तो वहाँ से वो जो इनकम जनरेट करें, जो इंटरनेशनल फ्लो फंड्स वहाँ से जनरेट करें, वो करंट अकाउंट का पार्ट है। फिर गुड्स को लेके इंपोर्ट्स होती हैं, एक्सपोर्ट्स होती हैं, वो भी करंट अकाउंट का पार्ट है। जब हम बात करते हैं कि गुड्स इंपोर्ट भी हो रही हैं, एक्सपोर्ट्स भी हो रही हैं, तो हमारे पास यहाँ पे एक और टर्म यूज़ होती है, जिसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड का नाम देते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन अ कंट्रीज इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। एक मुल्क की इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स में जो डिफरेंस है, उसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड का नाम देते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ब्रॉडर टर्म है,
बैलेंस ऑफ ट्रेड एक माइनर टर्म है। बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट है। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के दरमियान डिफरेंस है, उसको हम कहते हैं। किसी भी कंट्री का बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है। फेवरेबल तब होगा अगर एक मुल्क की एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं, इंपोर्ट्स कम है, वो गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट करके ज़्यादा इनकम जनरेट कर रहा है, उसके एक्सपेंडिचर्स कम हैं, उसने इंपोर्ट्स कम किए हैं। इफ एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन इंपोर्ट्स, देन बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ कंट्री विल बी फेवरेबल एंड वाइस वर्सा। और अगर एक्सपोर्ट्स कम हैं, इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं, इसके ऑपोजिट है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड भी अनफेवरेबल होगा। तो जब हम मर्चेंडाइज एंड सर्विसेज से रेलेवेंट ट्रांजेक्शन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हम बैलेंस ऑफ ट्रेड को भी पढ़ते हैं। ये देखें, बैलेंस ऑफ ट्रेड एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, कि एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का डिफरेंस बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। ये उस टाइम फेवरेबल होगा अगर एक्सपोर्ट्स ग्रेटर होंगी, इंपोर्ट्स कम होंगी। और इन्हें अनफेवरेबल ये उस टाइम होगा एक्सपोर्ट्स कम है, इंपोर्ट्स ज़्यादा है। अगर एक मुल्क का बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल है तो हम ये कहते हैं फलां कंट्री का या एक पर्टिकुलर कंट्री का बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस में है। और अगर वो अनफेवरेबल होगा, उसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी, उसकी इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं, उसकी एक्सपोर्ट्स कम हैं, तो उस टाइम बैलेंस ऑफ ट्रेड एक पर्टिकुलर कंट्री का डेफिसिट में होगा। आपके पास इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स की जो वैल्यू आप इस कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी और वो डेफिसिट में बैलेंस ऑफ ट्रेड को रिप्रेजेंट करेगी। तो जो टोटल एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड का नाम। आई थिंक आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो चुका होगा। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं फैक्टर इनकम पेमेंट्स। फैक्टर इनकम पेमेंट्स जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज ऑन की होती हैं, जो किसी कंपनी के स्टॉक्स ऑन किए हुए हैं, किसी कंपनी की बॉन्ड्स होल्ड किए हुए हैं, उसके ऊपर जो इनकम रिसीव होती है उसको हम फैक्टर इनकम का नाम देते हैं। जो डिविडेंड है ये भी फैक्टर इनकम है, जो इंटरेस्ट है ये भी फैक्टर इनकम है। अ सेकंड कंपोनेंट ऑफ द करंट अकाउंट इज फैक्टर इनकम which represents income, interest and dividend payments received by investors on foreign investments in financial assets। अब अगर रेजिडेंट कंट्री में ही रहते हुए इंडिविजुअल्स ने इन्वेस्टमेंट की है रेजिडेंट कंपनीज के ऊपर, तो जो वहाँ से इनकम रिसीव हो रही है, नो डाउट वो भी डिविडेंड है, वो भी इंटरेस्ट है, लेकिन हम उसको फैक्टर इनकम का नाम नहीं देते हैं। फैक्टर इनकम का नाम उस टाइम हम इसको देते हैं जब एक कंट्री के रेजिडेंट्स ने फॉरेन कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट की होती है और वहाँ से जो इनकम वो रिसीव करें उसको हम फैक्टर इनकम का नाम देते हैं। और जब तक वो सिर्फ रेजिडेंट कंपनी से ले रहे हैं तब हम इसको डिविडेंड ही लिखेंगे, तब तक हम इसको इंटरेस्ट ही लिखेंगे। और अगर ये इन्वेस्टमेंट फॉरेन कंट्रीज में होगी, फॉरेन सब्सिडरीज में की हुई है, डिफरेंट कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट की हुई है और वहां से इनकम जनरेट हो रही है, तब हम इस इनकम को फैक्टर इनकम का नाम दें। और लास्ट पे हमारे पास ट्रांसफर पेमेंट्स होते हैं, जब कंट्रीज आपस में एक दूसरे के साथ डील कर रहे होते हैं, वो आपस में एक दूसरे को गिफ्ट्स भी देते हैं, वो उनकी मदद भी करते हैं, ग्रांट्स देते हैं, तो इन चीज़ों को हम ट्रांसफर पेमेंट्स का नाम देते हैं। Third component of the current account is transfer payments, which represent aid, grants and gifts from one country to another country। तो जो हमारी ये 3 सब कंपोनेंट्स थे ये करंट अकाउंट के हैं और यहाँ पे करंट अकाउंट हमारा कंप्लीट होता है। अब हम इसको समराइज करते हैं एक लाइन में। बैलेंस ऑफ पेमेंट समरी ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट की 2 काइंड्स हैं, या इसके 2 अकाउंट्स हैं। नंबर 1 है करंट अकाउंट, नंबर 2 है कैपिटल अकाउंट। और करंट अकाउंट में इसके सब कंपोनेंट्स 3 आते हैं, दैट इज पेमेंट फॉर मर्चेंडाइज एंड सर्विसेज, नंबर 2 फैक्टर इनकम, नंबर 3 ट्रांसफर पेमेंट्स। यहाँ तक हम इसका एक पार्ट डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो सेकंड कंपोनेंट है, इसका सेकंड अकाउंट कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट में कैपिटल ट्रांजैक्शंस आते हैं। अब कैपिटल ट्रांजैक्शंस कौन कौन से हैं? उसमें कैपिटल अकाउंट में डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, इसमें पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आती है और अदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स आती हैं। अभी हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये देखें, कैपिटल अकाउंट को डिस्क्राइब किया हुआ है यहाँ पे। The capital account represents a summary of the flow of funds resulting from the sale of assets between one specified country and all other countries over a specified period of time। कि एक कंट्री दूसरी कंट्री में अपनी मशीनरी सेल करता है, अपने एसेट सेल करता है, अपना प्लांट वगैरह सेल करता है, अपने फाइनेंशियल एसेट सेल करता है, इससे रेलिवेंट जो ट्रांजेक्शन्स होंगे उनको हम कैपिटल अकाउंट का नाम देते हैं। कैपिटल अकाउंट में हमने अभी पढ़ा कि इसके 3 पार्ट्स हैं। नंबर 1 है डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब है एक कंट्री ने दूसरे कंट्री में इन्वेस्टमेंट की हुई है
और उसकी मेजर इन्वेस्टमेंट है। डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल होता है। इसमें आप क्या करते हैं, आप किसी दूसरे कंट्री में कोई मशीनरी इंस्टॉल करवा देते हैं, कोई प्लांट इंस्टॉल करवा देते हैं, वहां पे आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, या आप किसी कंपनी को एक्वायर कर लेते हैं। एक्विजिशन हो जाता है, और एक्विजिशन उस सूरत में होगा अगर किसी मुल्क के किसी रेजिडेंट ने दूसरी कंपनी में किसी कंपनी के 50% और मोर देन 50% शेयर्स होल्ड किए होंगे, तब उसकी डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगी, और उसकी इन्वेस्टमेंट एक ही जगह पे होगी और मेजर इन्वेस्टमेंट होगी। इस चीज़ पे ज़रा फोकस करें। फॉरेन कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट की जा रही है, मशीनरी एंड प्लांट इंस्टॉल करवाया जा रहा है, उस कंपनी के शेयर्स खरीदे जा रहे हैं। इसमें ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल उस पर्सन के पास आ जाता है जो इन्वेस्टमेंट करता है, और अगर शेयर्स परचेज किए जा रहे हैं तो वो भी 50% और मोर देन 50% शेयर्स होंगे। एक्विजिशन की फॉर्म होगी कि जिस बंदे ने इन्वेस्टमेंट की है कंट्रोल उसके पास आ गया है, उसकी एक ही जगह पे इन्वेस्टमेंट है और मेजर इन्वेस्टमेंट है, उसकी माइनर इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। उसके बाद आता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो हम कहते हैं कॉम्बिनेशन को, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक से ज्यादा जगहों पे इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट में मेजर इन्वेस्टमेंट होती है, एक ही जगह पे इन्वेस्टमेंट होती है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है, एक जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, एक से ज्यादा कंपनीज में होगी। सपोज शेयर्स ही परचेज किए जा रहे हैं, एक कंपनी के 10% शेयर्स बाय कर लिए हैं, दूसरी कंपनी के 20% शेयर्स बाय कर लिए हैं, किसी के 5% शेयर्स बाय कर लिए हैं। एक से ज्यादा जगहों के शेयर्स खरीदे जा रहे हैं, एक से ज्यादा कंपनीज के शेयर्स ऑन किए जा रहे हैं। डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल होता है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल नहीं होता। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में रिस्क को मिनिमाइज किया जाता है। सारी की सारी इन्वेस्टमेंट 100% इन्वेस्टमेंट एक जगह पे नहीं की। अगर बिजनेस को लॉस सफर करना भी पड़ता है तो 100% लॉस कभी भी इन्वेस्टर यहाँ पे सफर नहीं करेगा। किसी जगह पे उसकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, किसी जगह पे उसकी इन्वेस्टमेंट कम है, तो उसकी इन्वेस्टमेंट में अगर उसको एक जगह से लॉस सफ़र करना पड़ रहा है तो बाकी जगहों से वो लॉस बियर नहीं करेगा। डाइवर्सिफिकेशन आ जाती है। इससे रेलिवेंट एक कोटेशन यूज होता है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। सारे के सारे अंडे एक बास्केट में मत रखें, अगर बास्केट गिरेगी तो सारे अंडे टूटेंगे। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में हम अपने रिस्क को मिनिमाइज करते हैं। रिस्क को कभी भी 100% खत्म नहीं किया जा सकता, इसको मिनिमाइज किया जा सकता है। तो हम अपने रिस्क को मिनिमाइज करते हुए डाइवर्सिफिकेशन कर लेते हैं, एक से ज्यादा जगहों पे इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं कि अगर एक जगह से लॉस भी बियर करना पड़ता है तो बाकी जगहों से लॉस बियर नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ पे मेरा सर्च इंजन डिस्प्ले हो रहा होगा, इस कोटेशन को हम यहाँ पे देखते हैं। जी बेटा, सर्च इंजन नजर आ रहा है आप लोगों को यहाँ पे? जी क्लास माइक ऑन करके बताएं बेटा, आप लोगों को यस नजर मैम। आ रहा है? तो जरा हम इसके इमेजेस में देखते हैं। यस मैम। जी मैम आ रहा है। ये कोटेशन इन्वेस्टमेंट से रेलिवेंट है। इसमें आपको डिफरेंट इमेज नजर आएंगे। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, कि कभी भी सारी के सारे अंडे एक बास्केट में मत रखें। इस इमेज को देखें, ये बास्केट गिर रही है, अंडे नीचे गिरे हैं और टूट रहे हैं। इसका मतलब है कि आपकी अगर इन्वेस्टमेंट 100% इन्वेस्टमेंट एक ही जगह पे होगी तो उस इन्वेस्टमेंट में आपको लॉस सफ़र करना पड़ सकता है। सेकेंड इमेज देखें, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इसमें भी बास्केट गिरती हुई दिखाई है और इसमें भी यही चीज़ है कि अंडे टूट रहे हैं। हमने क्या करना है, हमने रिस्क को मिनिमाइज करना है, इस चीज़ को ख़त्म करना है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए डाइवर्सिफिकेशन यूज़ की जाती है। डाइवर्सिफिकेशन हम कहते हैं कि एक से ज़्यादा जगहों पे इन्वेस्टमेंट कर लें बजाय सारी की सारी इन्वेस्टमेंट एक जगह करने के। ये देखें यहाँ पे उसने ये टर्म भी यूज़ किया, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन यही चीज़ है कि आप कभी भी रिस्क ना लें, आप 100% एक जगह पे इन्वेस्टमेंट ना करें, आप डिफरेंट जगहों पे इन्वेस्टमेंट करें। और अगर एक जगह से आपको लॉस सफ़र करना पड़ता है तो आप बाकी जगहों से लॉस सफ़र ना करें।
अब हम इनमें दोनों में डिफरेंस सम पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस देख लेते हैं। डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट में मेजर इन्वेस्टमेंट होती है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं। डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टर ने जितनी भी इन्वेस्टमेंट करनी है उसने एक ही जगह पे करनी है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में उसने डिफरेंट जगहों पे इन्वेस्टमेंट करनी है। डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट में कोई प्लांट कोई मशीनरी इंस्टॉल करा दी है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में शेयर्स या बॉन्ड्स की सूरत में इन्वेस्टमेंट की जाती है। इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल होता है। ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल किस तरह से होता है? अगर एक्विजिशन ऑफ फर्म होता है तो आपने 50% और मोर देन 50% शेयर्स होल्ड करने हैं। जब 50% और मोर देन 50% शेयर्स होल्ड किए जाते हैं तो फर्म का कंट्रोल आपके पास आ जाता है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में ऐसा नहीं है। आपने एक कंपनी के 5% शेयर्स ऑन किए हैं, दूसरी कंपनी के 10% किए हैं, तीसरी कंपनी के 20% किए हैं, तो हर एक कंपनी में इतनी परसेंटेज, एक माइनर परसेंटेज काउंट होती है, जिसकी वजह से आपको ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल नहीं मिलेगा। आपकी सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, उस पर आप इनकम रिसीव करेंगे, आपको कंट्रोल नहीं मिलेगा। और ऐसी इन्वेस्टमेंट जो ना तो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट में आती है ना पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आती है, उसके लिए एक अलग से थर्ड कैटेगरी यूज होती है, दैट इज अदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब अगर किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, अगर आपने शेयर्स ऑन किए हुए हैं, वो आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज हैं, जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज कैपिटल अकाउंट में आती हैं, और उन फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के ऊपर जो इनकम है, जो आपका डिविडेंड है, जो इंटरेस्ट इनकम है, वो करंट अकाउंट में आता है और वो फैक्टर इनकम इसकी इनकम्स जाती हैं। जब तक आपने सिक्योरिटीज होल्ड की हुई हैं वो आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, और उस कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इनकम है वो आपका करंट अकाउंट है, वो फैक्टर इन। अब हम देख लेते हैं कि राइटर ने इसके बारे में क्या चीज़ लिखी हुई है। ये देखिए, द की कंपोनेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंट आर पेमेंट्स फॉर नंबर 1 डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जिसको हम डीएफआई कहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर्स में डीएफआई बड़े डिटेल से भी आएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसके बाद नंबर 2 पे है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और नंबर 3 पे है अदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट represents the investment in fixed assets in foreign countries that can be used to conduct business operations. Example of direct foreign investment include a firm's acquisition of a foreign company, its construction of a new manufacturing plant, or its expansion of an existing plant in a foreign country. ये डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट किस तरह से की जाती है? आप कोई प्लांट कोई मशीनरी इंस्टॉल करा देते हैं, ऐसी एक्टिविटीज कर देते हैं जिससे बिजनेस एक्सपेंड होता है, या फर्म्स के शेयर्स खरीद लेते हैं, और वो शेयर्स फर्म एक्विजिशन की फॉर्म में होता है, मींस 50% और मोर देन 50% शेयर्स आप ऑन कर लेते हैं। उसके बाद नंबर 2 पे है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो हम कम्बिनेशन को कहते हैं, कम्बिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट की जाती है। पोर्टफोलियो लफ्ज का मतलब डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट। जिस तरह आप जब अपनी सीवी बनाते हैं तो उसके ऊपर भी लिखा जाता है, या अक्सर क्वेश्चनिंग ये की जाती है कि आपका पोर्टफोलियो क्या है। आपका पोर्टफोलियो मीन्स जो एकेडमिक डिग्रीज आप ऑन करते हैं, जो एकेडमिक डिग्रीज प्रोसेस करते हैं, जो आपके पास मौजूद हैं, वो आपका पोर्टफोलियो। मैट्रिक की डिग्री, इंटर, ग्रेजुएशन, मास्टर्स एंड सो ऑन, ये आपका पोर्टफोलियो। कि आपका क्या पोर्टफोलियो, आप अपना पोर्टफोलियो बताएं, आप इसके बारे में डिस्कस करें, तो ये आपका पोर्टफोलियो जो एक कॉम्बिनेशन की फॉर्म है, जिसमें हर एक फैक्टर एक अलग है, एक डिग्री एक सेपरेट चीज़ है कि आपके पास मैट्रिक की है, इंटर की है, ग्रेजुएशन की है, मास्टर्स की एंड सो ऑन, ये आपका पोर्टफोलियो। इसी तरह पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में अगर कॉम्बिनेशन में इन्वेस्टमेंट की होगी, एक से ज़्यादा जगहों पे इन्वेस्टमेंट की है, तो वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, जिसमें किसी कंपनी के आपने फाइनेंशियल एसेट्स ऑन किए होते हैं, स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स वगैरह। अब यहाँ पे डिफरेंस बताया हुआ है। ये जो ऑथर है जेफ मादोरा, ये अमेरिकन ऑथर है, तो उसने अपने कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बुक लिखी हुई है, और वो अपने कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिफरेंस बता रहा है। उसने लिखा हुआ है, इफ अ यूएस फर्म परचेज्ड ऑल ऑफ हेनकेन स्टॉक इन एन एक्विजिशन, this transaction would result in a transfer of control and therefore would be classified as direct foreign investment instead of portfolio investment. इसमें उसने ये बात की है कि अगर कोई अमेरिकन फर्म किसी फॉरेन फर्म के 50% और मोर देन 50% शेयर्स खरीद लेती है, तब ये डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगी। उस सूरत में ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। अभी जब मैं डिफरेंस बता रही थी, तो इस डिफरेंस को मैंने भी कंसिडर किया, आप लोगों को मैंने यही डिफरेंस बताया है कि अगर आप किसी कंपनी के 50% और मोर देन 50% शेयर्स ऑन करें, तब ये डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, तब ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट नहीं है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हमेशा एक से ज़्यादा कंपनीज में होती है, हमेशा ये माइनर इन्वेस्टमेंट होती है, मेजर इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है, इसमें आप कुछ परसेंटेज होल्ड कर रहे होते हैं। उसके बाद है इसका थर्ड कंपोनेंट, अदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अ थर्ड कंपोनेंट
A third component of the financial account consists of other capital investment which represent transactions involving short-term financial assets such as money market securities between countries। कि वो इन्वेस्टमेंट्स जो पहली दो कैटेगरीज में नहीं आती वो इसमें आ जाती हैं, जैसे मनी मार्केट सिक्योरिटीज आ जाती हैं, ट्रेजरी बॉन्ड्स एंड ट्रेजरी बिल्स हैं। इस तरह की सिक्योरिटीज जो हैं वो अदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट में आती हैं और इसमें नॉर्मली ऐसी सिक्योरिटीज होती हैं जिनकी मेचोरिटी 1 ईयर या 1 ईयर से कम। हाँ जी, यहाँ तक ये कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट हो जाता है। आज हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट को पढ़ा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के 2 पार्ट्स हैं, करंट अकाउंट है, फिर उसके फर्दर सब 3 कंपोनेंट्स को पढ़ा है और इसी तरह कैपिटल अकाउंट है, इसके फर्दर सब 3 कंपोनेंट्स को पढ़ा है, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को, अदर अदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। जी क्लास। जी बेटा पूछ लें जो भी बच्चा पूछना चाह रहा है कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी बेटा।